नमस्ते और स्वागत है। आज हम भारत की एक ऐसी सामाजिक सच्चाई की जड़ों में उतरने वाले हैं जो बहुत जटिल, बहुत गहरी और उतनी ही दर्दनाक भी है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत। बिल्कुल। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हाँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 1948 की किताब द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स के कुछ शुरुआती हिस्से। ये किताब कुछ बहुत बुनियादी लेकिन चौंकाने वाले सवाल उठाती है। आखिर ये अछूत कहे जाने वाले लोग कौन थे? और सबसे बड़ा सवाल, वे अछूत बने ही क्यों? हाँ, तो आज हमारी कोशिश अंबेडकर के शुरुआती तर्कों को परत दर परत समझने की है। किताब की भूमिका में ही डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि हिंदू सभ्यता ने 3 ऐसे सामाजिक वर्ग बनाए जिन पर कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं गया। अपराधी जनजातियां, आदिवासी जनजातियां और सबसे बड़ी संख्या में अछूत, जिनकी आबादी उस वक्त करीब 5 करोड़ थी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर ये विश्लेषण कर ही क्यों रही थीं। बिल्कुल। उनका कहना था कि दुनिया के किसी और देश में अगर इतनी बड़ी आबादी इस तरह अलग थलग रहती तो समाजशास्त्री और इतिहासकार उसकी वजह खोजने में लग जाते। बिल्कुल। लेकिन हिंदू समाज में इसे बस एक नियम मानकर स्वीकार कर लिया गया। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी थ्योरी सामने रखी जो उस समय की नस्ल या काम धंधे से जुड़ी सारी धारणाओं को चुनौती देती थी। ये एक बहुत बड़ा दावा है और इसे समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें अंबेडकर के तर्क की शुरुआत से शुरू करना होगा। और दिलचस्प बात यह है कि वो भारत से शुरू नहीं करते हैं ना। नहीं, वो हमें दुनिया भर के प्राचीन समाजों की सैर पे ले जाते हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, लेकिन इसके पीछे एक बहुत सोचा समझा मकसद है। बेसिकली अंबेडकर एक तरह की आधार रेखा, एक बेसलाइन बना रही हैं। वो ये दिखाना चाहती थीं कि पवित्रता और अपवित्रता यानी पोल्यूशन का विचार सिर्फ हिंदुओं की देन नहीं है। अच्छा। ये एक सार्वभौमिक, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो दुनिया के हर आदिम समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद था। तो ये विचार की कुछ चीजें या हालात हमें अशुद्ध कर सकते हैं, ये इंसान के सामाजिक विकास का एक हिस्सा रहा है। किताब में इसके कई उदाहरण दिए गए हैं, जैसे जीवन की सबसे जरूरी घटनाएं। हाँ, जन्म, शादी, मृत्यु। हाँ, इन सबको अस्थायी रूप से अपवित्रता लाने वाला माना जाता था। बिल्कुल। सोचिए, जन्म के समय खून और दूसरे शारीरिक तरल पदार्थ होते हैं, मृत्यु के समय शरीर का क्षय होता है। तो आदिम इंसान के लिए इन घटनाओं को एक खास किस्म की अशुद्धि से जोड़ना स्वाभाविक था। और मृत्यु को तो शायद सबसे बड़ा प्रदूषण माना जाता था। हाँ, लगभग हर संस्कृति में मृत्यु को प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है और इससे निपटने के लिए खास रस्में होती थीं। और ये सिर्फ घटनाओं तक सीमित नहीं था, है ना? कुछ चीजों को छूना भी मना था। हाँ। मुझे दक्षिण भारत की टोडा जनजाति का उदाहरण बहुत दिलचस्प लगा। उनकी डेयरी, हाँ, जहाँ दूध रखा जाता था, वो इतनी पवित्र मानी जाती थी कि अगर कोई अशुद्ध व्यक्ति उसे छू ले तो माना जाता था कि पूरे समाज पर कोई आफत आ जाएगी। यह दिखाता है कि पवित्र और अपवित्र के बीच की रेखा कितनी गहरी थी। ये सिर्फ साफ सफाई की बात नहीं थी, ये एक कॉस्मिक ऑर्डर, एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की बात थी। और यही बात कुछ लोगों पर भी लागू होती थी। अजनबियों से तो लगभग हर आदिम कबीला डरता था, क्योंकि वे बाहर से थे, उनकी दुनिया का हिस्सा नहीं थे। यहाँ तक कि पॉलिनेशिया जैसी जगहों पर शक्तिशाली मुखियाओं को छूना भी टैबू यानी वर्जित था, क्योंकि उनकी शक्ति को भी एक तरह से खतरनाक माना जाता था। और ये सिर्फ दूर दराज के कबीलों की बात नहीं है। जिन प्राचीन सभ्यताओं को हम आज जानते हैं, जैसे यूनानी और रोमन। हाँ बिल्कुल, उनमें भी ये सब था। यूनानियों में हत्या या रक्तपात से होने वाली अपवित्रता का गहरा डर था। अच्छा। उनका मानना था कि हत्यारा पूरे शहर को अपवित्र कर सकता है। रोमनों में लस्ट्रेशन नाम का एक अनुष्ठान था। इसे आप एक तरह की आध्यात्मिक डीप क्लीनिंग कह सकती हैं। मतलब पूरे समुदाय का शुद्धिकरण। हाँ, पूरी सेना या पूरे शहर के लिए। तो अगर जन्म, मृत्यु या अजनबी को छूने से होने वाली अपवित्रता का विचार रोम से लेकर पॉलिनेशिया तक हर जगह था और इन सभी समाजों के पास शुद्धिकरण के तरीके भी थे, हाँ, तो फिर भारत में ऐसा क्या हुआ जो इतना अलग था? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर अंबेडकर की दलील का असली सार छिपा है, मुझे लगता है। बिल्कुल, यही अंबेडकर के पूरे विश्लेषण का कोर है। मुख्य अंतर एक शब्द में है, स्थायित्व। स्थायित्व? हाँ, दूसरे समाजों में प्रदूषण एक अस्थायी अवस्था थी। ये किसी घटना से होता था और कुछ समय बाद खास अनुष्ठानों से खत्म हो जाता था। आदमी वापस समाज का हिस्सा बन जाता था। लेकिन हिंदू व्यवस्था में ऐसा नहीं हुआ। हाँ, यहाँ ये कुछ समुदायों के लिए एक स्थायी
और वंशानुगत पहचान बन गया। ठीक यही बात। ये एक ऐसी अपवित्रता बन गई जो जन्म से शुरू होती थी, जीवन भर साथ रहती थी और मरने के बाद अगली पीढ़ी को विरासत में मिल जाती थी। एक परमानेंट स्टिग्मा। अंबेडकर हिंदू अस्पृश्यता की 4 खास बातें बताते हैं जो इसे दुनिया के बाकी समाजों से बिल्कुल अलग खड़ा करती हैं। पहली तो ये कि ये प्रदूषण स्थायी है। हाँ, और दूसरा बिंदु इसी से जुड़ा है, ये वंशानुगत है। मतलब आपकी पहचान आपके कर्मों से नहीं, बल्कि आपके जन्म से तय हो गई हमेशा के लिए। एक वंशानुगत कलंक के साथ। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक सामाजिक नियम नहीं था, ये लगभग एक बायोलॉजिकल चीज बना दी गई थी। ये तो बहुत ही भयानक है। और तीसरा बिंदु इसके पैमाने को लेकर है। ये किसी एक दो व्यक्ति पर नहीं, बल्कि एक विशाल वर्ग पर। उस समय लगभग 5 से 6 करोड़ लोग। एक पूरी की पूरी आबादी। और चौथा बिंदु जो शायद सबसे क्रूर है, वो है अलगाव का तरीका। बिल्कुल। दूसरे समाजों में अगर कोई व्यक्ति अपवित्र माना भी जाता था तो उसे कुछ समय के लिए अलग कर दिया जाता था, लेकिन हिंदू समाज ने सिर्फ व्यक्तियों को नहीं बल्कि पूरे के पूरे समुदाय को स्थायी रूप से समाज से काटकर अलग कर दिया। उन्हें गांव के बाहर अलग बस्तियों में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो ये वंशानुगत कलंक और ये सामूहिक अलगाव, ये 2 चीजें मिलकर हिंदू अस्पृश्यता को इतिहास में एक अद्वितीय घटना बनाती हैं। सही कहा। और यही वो पहेली है जिसे अंबेडकर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे 2 मुख्य सवाल उठते हैं। पहला, ये लोग गांव के बाहर क्यों रहते हैं? और दूसरा, जो अपवित्रता बाकी दुनिया में अस्थायी थी, वो इनके लिए स्थायी कैसे बन गई? ठीक है, तो पहले सवाल पे आते हैं। ये लोग गांव के बाहर क्यों रहते थे? आम धारणा तो यही होगी कि शायद उन्होंने कोई बड़ा अपराध किया होगा और सजा के तौर पे उन्हें गांव से निकाल दिया गया होगा। अंबेडकर इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करती हैं। उनका तर्क बहुत व्यवहारिक है। वो कहती हैं कि सोचिए, 5-6 करोड़ लोगों को जो पूरे भारत में फैले हुए हैं, उन्हें उनके घरों से निकालकर गांव के बाहर बसाना। हाँ, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसके लिए एक बहुत बड़ी संगठित शक्ति चाहिए होती, और इतिहास में ऐसे किसी देशव्यापी अभियान का कोई सबूत नहीं मिलता। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता। फिर विकल्प क्या है? अगर उन्हें बाहर निकाला नहीं गया तो वे वहां पहुंचे कैसे? यही पर अंबेडकर अपनी क्रांतिकारी थ्योरी पेश करती हैं। वो कहती हैं, क्रम उल्टा है। उल्टा मतलब? ऐसा नहीं है कि वे पहले अछूत बने और फिर उन्हें बाहर निकाला गया। सच ये है कि वे शुरू से ही गांव के बाहर रहते थे। क्या? अस्पृश्यता का कलंक उन पर बहुत बाद में लगा। एक मिनट, तो अगर ये सिद्धांत सही है तो इसका मतलब है कि जिन लोगों को समाज में सबसे नीचे माना गया, वे असल में उस समाज की मुख्य आबादी का हिस्सा थे ही नहीं, वे हमेशा से बाहर थे। हाँ, ये तो पूरी कहानी को ही पलट देता है। लेकिन फिर सवाल वही है, क्यों वे गांव के बाहर ही क्यों बसे? इसका जवाब देने के लिए अंबेडकर हमें इतिहास में बहुत पीछे ले जाती हैं। उस दौर में जब इंसान शिकारी संग्राहक जीवन छोड़कर खेती करना और एक जगह बसना सीख रहा था, ये एक बहुत ही उथल-पुथल का समय था। कबीलों के बीच लगातार लड़ाइयां होती थीं। और इन लड़ाइयों में कुछ कबीले जीतते थे और कुछ हार जाते थे। बिल्कुल। और जो कबीले हारते थे वे अक्सर टूटकर बिखर जाते थे। इन्हीं बिखरे हुए पराजित कबीलों के बचे-कुचे लोग ही अंबेडकर के ब्रोकन मैन यानी टूटे हुए लोग थे। ऐसे लोग जिनका अपना कबीला नहीं रहा, कोई सरदार नहीं रहा, कोई जमीन नहीं रही। हाँ, वे पूरी तरह से बेसहारा थे। और उसी समय जो कबीले जीत गए थे, वे गांव बसाकर खेती कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी एक डर था। उन्हें डर था घुमंतू हमलावरों का। बिल्कुल। जो कबीले अभी भी लूटपाट करते थे, वे इन बसे हुए गांव के लिए एक स्थायी खतरा थे। उन्हें अपने गांव की रक्षा के लिए किसी की जरूरत थी। तो यहाँ जरूरतें टकराईं। बसे हुए गांवों को चाहिए थे रक्षक और ब्रोकन मैन को चाहिए था खाना और सिर छुपाने की जगह। ठीक यहीं पर एक समझौता होता है, एक अलिखित कॉन्ट्रैक्ट। ब्रोकन मैन इन बसे हुए गांवों के लिए पहरेदार या सीमा रक्षक बन जाते हैं और बदले में गांव वाले उन्हें खाना और रहने की जगह देते हैं। यह तो एक तरह का आपसी फायदे का सौदा लगता है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर वे गांव की रक्षा कर रहे थे तो उन्हें गांव के अंदर क्यों नहीं बसाया गया? उन्हें बाहर क्यों रखा? अंबेडकर इसके 2 मुख्य कारण बताती हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण था रक्त संबंध, खून का रिश्ता। हाँ, आदिम समाज की बुनियाद रिश्तेदारी पर टिकी थी। गांव के अंदर रहने वाले सभी लोग एक ही कबीले, एक ही खून के थे। ब्रोकन मैन किसी और कबीले के थे, उनका खून अलग था, वे पराये थे। उन्हें परिवार का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता था। बिल्कुल। और दूसरा कारण पूरी तरह से रणनीतिक था।
अगर आपका काम गांव की रक्षा करना है तो आपको कहाँ तैनात किया जाएगा? जाहिर है, गांव की सीमा पर। हाँ, उसके बाहरी इलाके में, ताकि आप हमलावरों का सामना करने वाली पहली रक्षा पंक्ति बन सके। तो उन्हें गांव के बाहर बसाना सैन्य नजरिए से भी सबसे सही फैसला था। तो अगर हम इस पूरी थ्योरी को सरल शब्दों में समझें, तो ये लोग जिन्हें बाद में अछूत कहा गया, वो शुरू में अछूत थे ही नहीं, वो बस ब्रोकन मैन था, अपवित्रता पर आधारित नहीं था। एग्जैक्टली, वे बस नॉन किन्समैन थे जो गांव की सरहद पर रहते थे। ये एक बहुत ही मौलिक और अलग सिद्धांत है, पर इसके लिए कोई सबूत भी है या ये बस एक थ्योरी है? नहीं, बिल्कुल सबूत है। वो दो तरह के बहुत ठोस सबूत पेश करती हैं। पहला है भाषाई सबूत, यानी भाषा विज्ञान से। अच्छा। वो हिंदू शास्त्रों में इन समुदायों के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों की ओर ध्यान दिलाती है। अंत्या, अंत्यजा और अंत्यवासिन। इन शब्दों का क्या मतलब है? इन सभी शब्दों का मूल शब्द है अंत, जिसका मतलब होता है आखिर या किनारा। पारंपरिक व्याख्याकार हमेशा कहते आए हैं कि इसका मतलब है सबसे अंत में पैदा हुआ, यानी सामाजिक क्रम में सबसे नीचे। हाँ, यही सुना है मैंने भी। लेकिन अंबेडकर कहती है कि ये गलत व्याख्या है। वो तर्क देती है कि इसका शाब्दिक और असली मतलब है जो अंत पर रहता हो, यानी जो गांव के अंत या सीमा पर किनारे पर बसता हो। अरे वाह, मतलब ये नाम उनकी सामाजिक हैसियत नहीं बल्कि उनके घर का पता बता रहा था। अंत्यवासिन मतलब सीमा निवासी। बिल्कुल, ये पूरी तरह से ब्रोकन मैन थ्योरी से मेल खाता है। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, और दूसरा सबूत वो अपने गृह राज्य महाराष्ट्र के महार समुदाय का उदाहरण देकर देती हैं, जो एक प्रमुख अछूत समुदाय है। अंबेडकर 4 बातें बताती हैं। क्या? पहला, महार लगभग हर मराठी गांव में पाए जाते हैं। दूसरा, वे हमेशा गांव की दीवारों के बाहर एक अलग बस्ती महारवादा में रहते हैं। तीसरा, पारंपरिक रूप से गांव की पहरेदारी और सीमा की रक्षा करना उनका मुख्य काम रहा है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे गांव वालों से अपने भरण पोषण के लिए 52 पारंपरिक अधिकारों का दावा करते हैं, जिन्हें हक कहा जाता है। 52 अधिकार। ये कोई भीख या दान नहीं लगता, ये तो एक व्यवस्थित अनुबंध, एक फॉर्मल एग्रीमेंट की तरह लगता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनके और गांव के बीच एक रिश्ता था, जिसमें दोनों की कुछ जिम्मेदारियां और कुछ अधिकार थे। ये सब उसी प्राचीन समझौते की ओर इशारा करता है। ये बहुत मजबूत तर्क है, और मुझे सबसे आकर्षक ये लगा कि अंबेडकर भारत के बाहर से भी एक समानांतर उदाहरण ढूंढ कर लाती हैं, प्राचीन आयरलैंड से। हाँ, यह उनकी विश्लेषण की गहराई को दिखाता है। वो प्राचीन आयरिश कानूनों में वर्णित फुएधिर नाम के एक समुदाय का उल्लेख करती हैं। ये लोग भी ब्रोकन मैन की तरह थे। लगभग वैसे ही। वे भी अजनबी, भगोड़े या हारे हुए योद्धा थे, जिन्होंने अपना मूल कबीला खो दिया था। वे अपनी सुरक्षा के लिए किसी ताकतवर कबीले के मुखिया की शरण में चले जाते थे, लेकिन उन्हें कभी भी कबीले का हिस्सा नहीं माना जाता था। वे हमेशा बाहरी ही रहते थे। हाँ, एक तरह के आश्रित। ये उदाहरण दिखाता है कि एक बसा हुआ समुदाय और एक बाहरी आश्रित समुदाय के बीच का ये सामाजिक इंतजाम सिर्फ भारत के लिए अनोखा नहीं था। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल के मुख्य बिंदु क्या रहे, अगर हमें इसे समेटना हो तो? मुझे लगता है पहला और सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि प्रदूषण या अपवित्रता की धारणा सार्वभौमिक है, लेकिन वंशानुगत स्थायी अस्पृश्यता हिंदू व्यवस्था की एक अनूठी विशेषता है। और दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर का ब्रोकन मैन का सिद्धांत। ये कहता है कि जिन्हें बाद में अछूत कहा गया, वे मूल रूप से टूटी हुई जनजातियों के लोग थे, जो आपसी रक्षा के एक समझौते के तहत गांव के बाहर बसे थे। उनका अलगाव शुरू में नस्लीय या धार्मिक नहीं, बल्कि भौगोलिक और जनजातीय था। वे अछूत नहीं थे, वे बस अजनबी थे। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। हाँ, आज के विश्लेषण ने सिर्फ ये समझाया है कि ये लोग गांव के बाहर क्यों रहते थे। ये उस बड़े और ज्यादा मुश्किल सवाल का जवाब नहीं देता कि ब्रोकन मैन का यही समूह बाद में अछूत क्यों और कैसे बन गया। सही बात है, ये तो सिर्फ आधा रहस्य सुलझा। उनकी ये बाहरी स्थिति अपवित्रता के स्थायी कलंक में कैसे बदल गई? क्या किताब इसका जवाब भी देती है? हाँ, बिल्कुल। अंबेडकर अपनी किताब में आगे तर्क देती हैं कि इसका गहरा संबंध बौद्ध धर्म के पतन और ब्राह्मणवाद के उदय के साथ साथ गोमांस खाने की आदत से था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी और जटिल कहानी है, जिस पर शायद हम किसी और दिन बात कर सकते हैं। बिल्कुल, जरूर। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर अंबेडकर का ये सिद्धांत सही है
कि किसी समुदाय की भौगोलिक स्थिति अस्पृश्यता के सामाजिक कलंक से पहले से मौजूद थी, तो यह गहरी सामाजिक ऊंच नीच के बनने की हमारी समझ को कैसे बदलता है? क्या एक भौतिक अलगाव, चाहे वो शुरुआत में कितने ही व्यावहारिक कारणों से क्यों ना हो, समय के साथ अनिवार्य रूप से सामाजिक अलगाव और पूर्वाग्रहों को जन्म देता है?